हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे तथा अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अपन टेक्निकल सब्जेक्ट का एक सीरीज़ पहले से स्टार्ट कर रखे थे, वो शॉर्ट नोट्स के थ्रू अपन स्टार्ट कर रखे थे। तो दोस्तों, अपन शॉर्ट नोट्स, कुछ दोस्त बोल रहे थे कि यार डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स पे आ गए हो, पहले हमें कुछ डिटेल से या उससे समझाओ तो अच्छा रहेगा थोड़ा। तो हम दोस्तों अभी डिटेल नोट्स के थ्रू अभी स्टार्ट किए है ये लेक्चर इरिगेशन इंजीनियरिंग का, जो पार्ट नंबर 1 है। इरिगेशन इंजीनियरिंग की जो सीरीज़ है उसका पार्ट नंबर 1 आज अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उमेद में। एंड दोस्तों, ये टेक्निकल सब्जेक्ट की जो सीरीज़ है सभी सब्जेक्टों की, और जिसमें कि आज अपन वो इरिगेशन इंजीनियरिंग का डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगी। तो दोस्तों, जैसे कि डिग्री वालों का RSMSSB का जेई का पेपर कैंसिल हो गया है, डिप्लोमा वालों का भी कैंसिल होना चाहिए क्योंकि पेपर आउट तो दोनों का ही हुआ था। तो दोस्तों, उसके रिगार्डिंग मैंने यूट्यूब पे अपना इसी यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उमेद पे ऑटोकैड के वीडियो अपलोड किए थे, जिनसे काफ़ी दोस्तों को हेल्प मिली थी। तथा जिस RSMSSB के लिए मैंने टेक्निकल शॉर्ट नोट्स के थ्रू दोस्तों का रिवीजन करवाया था। तो दोस्तों, आज अपन इरिगेशन इंजीनियरिंग का डिटेल से स्टडी करेंगे, ना कि शॉर्ट नोट्स के थ्रू। और आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस सीरीज इरिगेशन इंजीनियरिंग, शॉर्ट नोट्स के थ्रू अपन रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है दोस्तों? जनरली अपन बात करें कि इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन होता है दोस्तों कि अपन को क्या है कि जैसे कि अपन जनरल डेफिनेशन पे जाते हैं, तो इरिगेशन का जनरली डेफिनेशन क्या होता है कि दोस्तों, इरिगेशन क्या होता है कि मतलब कि अपन को क्या है कि जैसे खेतों में है, क्रॉप्स का रिक्वायरमेंट होता है वाटर के लिए, क्योंकि उनका नरिशमेंट है, जो भी है उनका रिक्वायरमेंट है, उसके लिए उनका फोटोसिंथेसिस करना है, तो उसके लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों, जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल कंट्री में रेन का जो ड्यूरेशन है वो कम होता है, तथा अपना जो क्रॉप पीरियड होता है उस पूरे पीरियड के लिए रेन नहीं रहता है। तो इसके लिए हमें क्या होता है, इरिगेशन का रिक्वायरमेंट होता है, जिससे कि हम आर्टिफिशियली मतलब कि हम वाटर सप्लाई करते हैं, जिससे कि क्रॉप के यील्ड को बढ़ाया जा सके और अपना जो खेती है उसको विदाउट एनी बिल्डिंग या विदाउट एनी डैमेज के अपन प्रोडक्शन कर सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपन डेफिनेशन पे चलते हैं दोस्तों, इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो द साइंस इन विच द आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ द वाटर टू द लैंड फॉर क्रॉप रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों, क्रॉप के रिक्वायरमेंट के लिए आर्टिफिशियली जो अपन वाटर का एप्लीकेशन करते हैं फील्ड में, वो क्रॉप की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है थ्रू द डिफरेंट टेक्निक्स, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों टेक्निक्स के बारे में। फॉर द एंटायर क्रॉप पीरियड, जो भी क्रॉप पीरियड है उस पूरे पीरियड के लिए अपन जो फील्ड में वाटर सप्लाई करते हैं, एंड फुलफिल ऑल द नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप, जो भी उसका पालन पोषण, जैसे कि हिंदी में बोले कि उसका फोटोसिंथेसिस करना है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी, उसके लिए जो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है वो उसके फुल पीरियड के लिए, क्रॉप पीरियड के लिए अपन सप्लाई करते हैं, तो वो इरिगेशन कहलाता है। तो दोस्तों, अपन इसमें डिस्कस करते हैं कि इरिगेशन है तो इरिगेशन का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, क्या ज़रूरत था जैसे कि अपन आर्टिफिशियली वाटर देना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसमें अपन डिस्कस करते हैं कि आर्टिफिशियली वाटर का रिक्वायरमेंट कब आता है दोस्तों, जब मतलब कि मतलब नेचुरली अपन को वाटर अवेलेबल नहीं होता है, या फिर किसी डैम से या किसी से अपन को पानी क्या है कि खेतों में देना पड़ता है, फील्ड में देना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द इरिगेशन, द वास्ट डाइवर्सिटी, पहला पॉइंट है द वास्ट डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल कंट्री। जैसे कि इंडिया है उसमें क्या है कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है अपने क्लाइमेट का, तो उसके हिसाब से भी जो रेनी सीजन है या फिर जो भी है, जैसे कि क्लाइमेट है या फिर टोपोग्राफी है, वो चेंज होता है, तो नेचुरल वाटर है उसका कलेक्शन करना पड़ता है, और उसके आफ्टर दैट
अपन को इरिगेशन करना पड़ता है। रेनफॉल नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट और फॉर फुल पीरियड। तो दोस्तों जो रेनफॉल होता है वो फुल पीरियड के लिए ना होता है, मतलब पूरे जो क्रॉप पीरियड के लिए अपन को वाटर का रिक्वायरमेंट होता है उस टाइम के लिए रेन अवेलेबल है या नहीं है, जो भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो अवेलेबल है या नहीं है, तो इसके लिए अपन को क्या है, इरिगेशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों 70% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया डायरेक्टली, मतलब कि अपना जो 100% पॉपुलेशन है इंडिया का उसमें से 70% पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली किस पे है, अपना एग्रीकल्चर पे है, और जिससे कि उनको इरिगेशन का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि उनको फूड प्रोडक्शन करना होता है और अपना फैमिली का जीवन यापन करना होता है। तो दोस्तों एंड 30% डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द क्रॉप एंड इट्स प्रोडक्ट्स, और जो 30% है वो उसके प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है, जैसे कि गेहूँ हो रहा है, चावल हो रहा है, तो बाज़ारों में या मार्केट में किसी सिटी में रहने वाले लोग हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, या उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर डायरेक्टली। तो इन सब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है दोस्तों, क्रॉप का ईल्ड करना पड़ता है, क्रॉप ईल्ड को बढ़ाना पड़ता है, जिससे कि, और क्रॉप ईल्ड को बढ़ाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है दोस्तों, उसका जो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होता है क्रॉप का, किस टाइम पे कितना पानी चाहिए, कौन से ड्यूरेशन में चाहिए, किस फसल के लिए कितना पानी चाहिए, उन सब का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अपन को इरिगेशन का रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बेनिफिट ऑफ द इरिगेशन। तो दोस्तों बेनिफिट इरिगेशन के क्या क्या बेनिफिट है उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो बेनिफिट ऑफ द इरिगेशन में फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट, इन शॉर्टली द बेनिफिट एंड एडवांटेज, मतलब कि किसी भी चीज़ का अगर देखे जाए जनरली दोस्तों, अपन एक जनरल बात करते हैं कि कोई भी चीज़ होता है, कोई भी वस्तु होती है या अपने घर में कुछ भी होता है तो उसका बेनिफिट अपन को कब पता चलता है, तो जब पता चलता है कि जब उसका मतलब कमी होता है, सिक्रिसिटी होता है, स्कैर्सिटी होता है, उसके बाद में अपन को पता चलता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका बेनिफिट के लिए इन शॉर्टली द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ द इरिगेशन केम इन फ्रंट ऑफ अस व्हेन द रेशो ऑफ द फूड अवेलेबल टू द पॉपुलेशन कम वेरी लेस। जो अपन का पॉपुलेशन है या फिर जो फूड अवेलेबल है अपना कंट्री के लिए और जो पॉपुलेशन है, उन दोनों का अगर रेशो निकाला जाए तो वो रेशो बहुत लेस आता है। तो दोस्तों अपने इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही तीव्र गति से 125 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ गई है, और जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है, जो फार्मर्स, कितने से फार्मर है बेचारे जो अपने लिए और देश के लिए फूड प्रोडक्शन करते हैं, तो उसका फूड का और पॉपुलेशन का दोनों का रेशो निकाला जाए तो वो क्या आता है, वेरी लेस आता है, वेरी लेस आता है। तो इस कंडीशन में अपन को पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंस है। इसलिए अपन क्या करते हैं, गवर्नमेंट है, कुछ NGOज है जो इस फील्ड में काम करते हैं कि इरिगेशन को बढ़ाया जाए, इरिगेशन की जो टेक्निक है उनको इम्प्रूव किया जाए, विदाउट एनी वाटर वेस्टिंग नए नए इक्विपमेंट लाए जाए, जिससे कि अपन कम पानी में भी अधिक प्रोडक्टिविटी, अधिक क्रॉप यील्ड कर सके। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए। तो अपना जो इरिगेशन है वो क्या है कि डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए भी अपने के लिए बेनिफिट है। और उसके बाद आता है दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अपन क्या है, इरिगेशन पर्पज से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। इम्प्रूव द ट्रांसपोर्टेशन एंड नेविगेशन। दोस्तों जैसे कि कोई कैनाल है, इंदिरा गांधी नहर कैनाल है अपने राजस्थान में, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, उसमें कितने नंबर ऑफ हेड है। तो दोस्तों इससे क्या करते हैं अपन, कोई भी रिवर के लाए, जैसे रिवर में जाते हैं अपन बोट के थ्रू, ऐसे ही अपन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड कर सके, कोई जेट या नाव बोट वगैरह देके अपना ट्रांसपोर्टेशन और नेविगेशन की फैसिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एलिमिनेट द मिक्स क्रॉपिंग। तो दोस्तों एक मिक्स क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट कब आता है, मिक्स क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट जनरली राजस्थान में बहुत देखा जाता है। तो इसलिए दोस्तों इसका मिक्स क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट तब आता है तब अपने पास में अवेलेबल वाटर है, जो इरिगेशन के लिए जो वाटर है वो बहुत ही कम है, तथा अपन को अपने फैमिली के लिए या अपने घर के लिए इतना प्रोडक्शन तो करना है एटलीस्ट कि मतलब गुजारा तो हो सके, मतलब कि जीवन यापन तो कर सके। तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि अपना किसान होते हैं वो सोचते हैं कि अगर ये मिक्स क्रॉपिंग करूँगा तो अगर इसमें से कोई भी एक फसल अगर बारिश के कारण नष्ट होता है तो दूसरी फसल जिसके लिए पानी कम है वो सही से उसका प्रोडक्शन हो सके। तो उसमें अगर अपना इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा होगा तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो मिक्स क्रॉपिंग करता है इसमें क्या होता है, यील्ड रिड्यूस होता है दोस्तों, एलिमिनेशन मतलब कि मिक्स क्रॉपिंग में। तो इसलिए ये इसमें भी अपने लिए हेल्पफुल है।
तो इस प्रकार के दोस्तों मेक द सेल्फ रिलायंट इन द फूड प्रोडक्शन। तो दोस्तों जो इरिगेशन है वो अपन को क्या करता है, आत्मनिर्भर बनाता है फूड प्रोडक्शन के लिए। किसी भी अपन को दूसरे कंट्री पे अपन को निर्भर नहीं रहना पड़ता कि मतलब कि जैसे कि अगर अपने यहाँ दाल नहीं होती है, चावल नहीं होता है, या फिर कोई भी सीड्स नहीं होते हैं जैसे कि, तो अपन को क्या करता है कि दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें अपन क्या करते हैं, सेल्फ रिलायंट बनते हैं और रिड्यूस द सॉइल इरोजन एंड एयर पोल्यूशन। तो दोस्तों इसमें एयर पोल्यूशन कैसे होता है, जैसे कि अपना कैनाल है या कोई भी रिवर है तो उसके थ्रू वाटर जा रहा है, वाटर जाएगा तो क्या करेगा, साइड में थोड़ा वाटर की सीपेज होगा या कुछ भी या फिर पानी सप्लाई होगा फील्ड में, तो उससे क्या होगा, एफोरेस्टेशन होगा। एफोरेस्टेशन होगा तो दोस्तों एयर पोल्यूशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तथा उसमें क्या होगा कि रूट्स है, उनकी रूट्स है, जो एफोरेस्टेशन होगा, ट्रीज़ है, प्लांट्स है, उनका जो ग्रोथ होगा तो उससे क्या होगा, अपना रेनी सीजन के दौरान जो फ्लड आएगा उसमें इरोजन होता है अपना, या फिर जो वाटर फ्लो होता है तो उस टाइम पे सॉइल का जो इरोजन होता है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉबैक ऑफ द इरिगेशन। तो दोस्तों कोई भी चीज़ होता है उसका बेनिफिट भी होता है, ड्रॉबैक भी होता है। तो दोस्तों इसमें मैं एक ड्रॉबैक की बात करता हूँ। तो ड्रॉबैक में क्या क्या ड्रॉबैक आते हैं कि जैसे कि मैंने अगर फील्ड में इरिगेशन किया, जैसे कि इरिगेशन, तो दोस्तों अगर मैं जैसे कि ड्रॉबैक की बात करता हूँ तो दोस्तों ड्रॉबैक में जैसे कि वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा थ्रू द सीपेज ऑफ द नाइट्रेंट्स। जैसे कि मैंने फील्ड में, जैसे कि मैं जनरली किसान क्या करते हैं कि यूरिया या पोटास जैसा न्यूट्रिएंट्स काम में लेते हैं, जो क्या करते हैं अपने एग्रीकल्चर की यील्ड को बढ़ाते हैं। बट दोस्तों खेतों में या वहाँ पे क्या होता है, नाइट्रेट्स वगैरह होते हैं जो जैसे ही अपना इरिगेशन होता है तो वो सीपेज के थ्रू क्या होते हैं, नीचे जो वाटर टेबल होती है अपनी वाटर टेबल में मिक्स होते जाते हैं और अपने वाटर पोल्यूशन को इंक्रीज करते जाते हैं, जिससे कि अंदर अपना जो ड्रिंकेबल वाटर होता है उसके अंदर नाइट्रेट कंटेंट, फ्लोराइड कंटेंट, पोटेशियम कंटेंट एंड क्लोराइड कंटेंट, इनकी क्वांटिटी क्या करती जाती है, बढ़ती जाती है और ये नई नई बीमारियों को जन्म देते हैं। तो दोस्तों आगे है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन क्रिएट द मैनी मोर डिजीजेज। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया था कि ग्राउंड में जाएगा नाइट्रेट, पोटास और क्लोराइड, इन कंटेंट्स के थ्रू क्या होगा, नई नई बीमारियों का जन्म होगा। एंड इट मे बी लीड इन द कोल्डर एंड टेम्पर क्लाइमेट। जो भी जैसे कि पानी अगर ज़्यादा मैं सप्लाई कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा है उस जगह से, तो वो जगह क्या हो जाएगा, वो प्लेस क्या हो जाएगा, कोल्डर एंड टेम्पर क्लाइमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मे बी प्रोड्यूस द मार्सी लैंड एंड ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज कॉजेज ऑफ द डिजीज। तो दोस्तों जैसे वाटर सप्लाई होता है तो वो क्या करते हैं, दलदल एरिया मतलब दलदल मिट्टी कर देगा और क्या होगा, उस जगह मॉस्किटोज का नंबर्स क्वांटिटी बढ़ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, डिफरेंट टाइप की बीमारियों को जन्म होगा। उसके बाद होता है मे लीड द वाटर लॉगिंग रिजल्टिंग इन द रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्शन। तो दोस्तों वाटर लॉगिंग होता है जिससे कि क्या होता है कि अपना जो वाटर है, जैसे कि अपन फील्ड में वाटर अप्लाई किए उसके बाद में क्या होता है, पूरा ज़्यादा देर तक पानी रहा, ज़्यादा पानी उसमें दिया तो उसके क्या होते हैं, क्लॉग्स हो जाते हैं। उसमें क्या है कि अपना पानी है जो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाता है और फुल सैचुरेशन लेवल तक पहुँच जाता है, जिससे कि वाटर नीचे जो ग्राउंड का वाटर टेबल है उससे अपना मिक्स कर जाता है। उसके बाद में क्या होता है, उसमें कलेक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा और लॉक्ड हो जाता है वाटर, तो अपना क्रॉप का जो यील्ड है वो इससे ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन और ऑफ द इरिगेशन। तो दोस्तों किस किस टाइप का क्लासिफिकेशन है इरिगेशन का, जिससे कि अपन इरिगेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर इसको अपन टाइप ऑफ इरिगेशन भी बोल सकते हैं कि कौन कौन से टाइप का इरिगेशन है, तो इसको क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ इरिगेशन भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जैसे कि सरफेस इरिगेशन है या सब सरफेस इरिगेशन है। तो दोस्तों सरफेस इरिगेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे कि सरफेस पे मेरा वाटर है, सरफेस पे जो वाटर है उसके अंदर मैं सरफेस के थ्रू इरिगेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे कि मेरे खेतों में है, जैसे कि मैं उसमें किसी भी रिवर वगैरह है, जैसे कि बारहमासी कोई नदी बहती है, पेरिनियल रिवर है, तो उसके थ्रू या फिर मेरा वेल है या ट्यूबवेल है, उससे लिफ्ट करके और मैं क्या करता हूँ, उसको सरफेस इरिगेशन करता हूं। तो वो मेरे किसके अंदर आता है, सरफेस इरिगेशन के अंदर आता है। और सब सरफेस में क्या करता है, बिलो द सरफेस में अगर इरिगेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, सिंचाई कर रहा हूँ, तो वो सरफेस के अंदर आता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सरफेस इरिगेशन की। सरफेस इरिगेशन में टाइप्स आते हैं फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। तो दोस्तों फ्लो इरिगेशन क्या होता है
कि जैसे कि मेरा पूरा जैसे कि बारहमासी कोई रिवर बहती है, हमेशा उसमें पानी रहता है, जैसे कि गंगा रिवर वगैरह है, तो उसमें क्या होता है परनिलियल रिवर और फ्लड इरिगेशन। परनिलियल सिस्टम इरिगेशन में क्या होता है कि वाटर होता है वो कांस्टेंट होता है और कंटिन्यूस फ्लो करता रहता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से जो होता है उसमें डायरेक्टली अपन एक तो इरिगेशन कर सकते हैं और एक अपन स्टोर करके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों उसके बाद आता है फ्लड इरिगेशन। इसके अंदर दोस्तों इसको क्या है कि कभी कभी इन्यूनेशन INUNDATION इन्यूनेशन इरिगेशन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या करता है कि इस मेथड के अंदर अपन सॉइल को क्या करते हैं, पूरा ये सॉइल है उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, सबमर्ज कर देते हैं। सबमर्ज करने के बाद में क्या होता है, पूरा एकदम फ्लड टाइप से हो जाता है। तो ये अपना सरफेस इरिगेशन के अंदर आता है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें कि सब सरफेस इरिगेशन के अंदर, सब सरफेस इरिगेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या करता है कि नेचुरली सब इरिगेशन, आर्टिफिशियली सब इरिगेशन। तो इसके अंदर दोस्तों देखिए सब सरफेस मतलब कि बिलो द सरफेस के थ्रू अपन क्या हो रहा है, इरिगेशन हो रहा है। तो नेचुरली सब इरिगेशन और आर्टिफिशियली सब इरिगेशन। तो दोस्तों इसमें नेचुरली में क्या होता है, लीकेज वाटर फ्रॉम द कैनाल या फिर कोई भी चैनल है उसके थ्रू अगर लीकेज हो रहा है और उसमें आसपास में जैसे कि अपन का कोई भी कैनाल है, ये कैनाल जा रहा है दोस्तों, तो इसके साइड में भी क्या होता है, प्लांट या ट्रीज एक मतलब उनका ग्रोथ होता रहता है। बिकॉज दोस्तों यहाँ से जो कैनाल में जो वाटर जा रहा है उसका क्या होता है, धीरे धीरे लीकेज होता रहता है और इनके आसपास भी इनको क्या होता है, नरिशमेंट होता रहता है। तो ये लीकेज वाटर थ्रू द फ्रॉम चैनल। आर्टिफिशियली सब इरिगेशन के अंदर क्या होता है, ये आर्टिफिशियली क्या होता है दोस्तों, अपन जैसे कि अंडरग्राउंड पाइप डाल के और अपने खेती है या उसको अपना इरिगेशन करना, या फिर कोई प्लांट है उनको इरिगेशन करना। तो दोस्तों ये क्या होता है, कॉस्टली होता है, इसलिए जनरली यूज़ नहीं करते हैं। और जनरली यूज़ करते हैं तो उस फसल के लिए यूज़ करते हैं जो कौन सी क्रॉप होती है, कैश क्रॉप होती है। दोस्तों कैश क्रॉप क्या होती है, कैश क्रॉप में अपन को क्या होता है, कैश और क्रॉप मतलब कि कैश अपन को तुरंत कैश मिल जाता है, ऐसी इरिगेशन जैसे कि सब्जी है, टमाटर है या कोई भी बैंगन है या फिर आलू है, ऐसी फसल है जिनको तुरंत अपन ने प्रोडक्शन किया, इधर प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के तुरंत बाद मार्केट में सेल किया और तुरंत कैश, मतलब कि जो अच्छा आउटपुट अपन को देती है फसल, जिसमें कि अपन का जिसका कॉस्ट आता है और कॉस्ट आने के बाद में उसको अगर उसके खर्चे से जो एक्सपेंडिचर हुआ है और जो आउटपुट मिला है वो इनपुट है, दोनों का डिफरेंस अगर बेनिफिट में जाता है तो उन ऐसी फसल के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियली सब इरिगेशन यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये सरफेस इरिगेशन होता है, सरफेस इरिगेशन की मेन बात क्या होती है, ये अंडर ग्रेविटी फ्लो होता है। जैसे कि कोई भी कैनाल वगैरह है या फिर अपने फील्ड में किसी में भी अपन को इरिगेशन करना है तो उसमें फ्लो होता है। जैसे कि डैम बना लिया अपन ने, कैनाल से वाटर सप्लाई कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, अंडर ग्रेविटी फ्लो होता है। ठीक है दोस्तों, ये हुई अपना क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन या टाइप ऑफ इरिगेशन। तो अब दोस्तों अपन आते हैं आगे कि अपना इरिगेशन का कौन कौन सा मेथड है। तो दोस्तों कौन कौन सी टेक्निक है, उन टेक्निक के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में जितना कवर हो सकेगा उतना अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मेरा मोटिव यही रहेगा कि आपको मैं पहले शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करवाता था, लेकिन दोस्तों अभी मैंने क्या किया है, हैंड रिटन नोट्स है जिनके थ्रू मैं आपसे डिटेल से मतलब कि टेक्निकल सब्जेक्ट की ये सीरीज़ लेके आया हूँ। अभी इरिगेशन स्टार्ट किया है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है, किसी से भी कॉपी नहीं किए। और जितना हो सकेगा दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आप भी अपने दोस्तों के साथ में इस ऐसे लिंक को शेयर करते रहिए और उनसे बोलिए कि ये अपने से लिए टेक्निकल सब्जेक्ट का हैंड रिटन का जो है वो हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों मेरा मोटिव रहेगा कि जो अपना RSM SSB है, SSC है या फिर कोई भी स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है उसमें किसी को अगर डिस्कस करना है कि क्या क्या है, नोट्स बनाने हैं, तो आप मेरा वीडियो प्रेफर कर सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिविल इंजीनियर उमेद। और जहाँ तक हो सकेगा दोस्तों आपको बेनिफिट ही होगा, मैं आपके साथ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, किसी भी प्रकार की कोई क्रेडिट या रेटिंग नहीं लेने के चक्कर में हूँ, मैं बस आपका अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही अपने राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी मैं एनवायरनमेंट जो उसमें सिलेबस रखा है, मेन सब्जेक्ट एनवायरनमेंट है जिसके 120 और +30 क्वेश्चन है, मतलब 30 तो नॉन टेक का है, उसमें तो
हर एक इंजीनियर कर लेगा, लेकिन 120 है जो एनवायरनमेंट है, काफ़ी दोस्तों को एनवायरनमेंट बहुत टिपिकल सब्जेक्ट लगता है। और दोस्तों आई हैव कंप्लीटेड माई एमटेक विद एनवायरनमेंट, सो उसके नोट्स आई होप मैं उसके नोट्स आपको अच्छे से अवेलेबल करवा दूँगा और उनका एक्सप्लेनेशन एज पॉसिबल एज अच्छे से ही करूँगा, जितना संभव हो सकेगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन मेथड या टेक्निक ऑफ इरिगेशन। तो दोस्तों मेथड या टेक्निक में सबसे पहला है कि फ्री फ्लडिंग। पहला है फ्री फ्लडिंग, दूसरा है वाटर फ्लडिंग। तो मतलब कि दोस्तों अपन जो इरिगेशन कर रहे हैं वो किस किस टेक्निक से, कौन कौन से मेथड है जिनसे अपन फील्ड में अपने वाटर को सप्लाई कर सकते हैं, मतलब मोस्ट एफिशिएंट, या फिर किस टाइप की सॉइल के लिए कौन सा मेथड यूज रहेगा, या फिर किस टाइप के क्लाइमेट के लिए रहेगा, किस फसल के लिए कौन सा मेथड यूज रहेगा। तो इन चीज़ों का दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। तो इन चीज़ों का डिस्कस करने के लिए दोस्तों अभी अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड है। तो फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग, फ्यूरो इरीगेशन और स्प्रिंकलर इरीगेशन एंड ड्रिप इरीगेशन। तो दोस्तों ये डिफरेंट टाइप के मेथड है जिनको अपन ने देखा कि कौन कौन से मेथड है, तो इनको अपन को रिमेंबर रखना है। अब चलते हैं दोस्तों 1 बाय 1 कि कौन सा मेथड का क्या डेफिनेशन है, कैसे इसमें पानी सप्लाई करते हैं, कैसे इसके थ्रू इरीगेशन करते हैं, और क्या क्या इसका जनरल फंडामेंटल्स है कि कितना एरिया होता है, कितने एरिया को कवर करते हैं, क्या क्या यूज़फुल है, कहाँ पे ये यूज़फुल नहीं है। तो दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग, ऑर्डिनरी इरीगेशन। फ्री फ्लडिंग इरीगेशन या ऑर्डिनरी इरीगेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी इरीगेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये वाली मेन सप्लाई डिच होती है दोस्तों। जैसे कि ये डिच को हिंदी में बोले, राजस्थानी लैंग्वेज में अगर बोले तो अपन को क्यारी बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसमें क्या होता है, अपना वाटर सप्लाई होता है, उसके साइड में दोस्तों ये क्या होता है, यहाँ पे आउटलेट होता है। इसके थ्रू पानी क्या होता है, अपना जो सब डिच होता है, ये क्या है अपना, ये सब डिच है, ये भी अपना क्या है, सब डिच है। तो इन सब डिच के थ्रू अपना क्या होता है, जैसे कि ये फील्ड है मेरा, इस फील्ड में पानी सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई होता है, इधर भी पानी सप्लाई होता है। तो दोस्तों इसका खासियत क्या होता है कि इसमें डिचेज में बी ऑन कंटूर एंड अप एंड डाउन स्लोप। तो दोस्तों इसमें जो डिचेज रखी जाती है, जो कैरी रखी जाती है, मेन डिच एंड सब्सिडरी डिच जो भी होती है वो किस पे रखी जाती है दोस्तों, कंटूर पे रखी जाती है, और जिसका स्लोप है अप एंड डाउन हो सकता है। मूवमेंट ऑफ द वाटर अनकंट्रोल सो समटाइम कॉल्ड द वाइल्ड इरीगेशन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये फील्ड में ये तो मेन डिच थी, लेकिन आपने क्या किया, अपना खेत यहाँ पे है, जैसे राम का खेत यहाँ पे पड़ रहा है, श्याम का खेत यहाँ पे पड़ रहा है, उन्होंने क्या किया, एक सब्सिडी डिच बनाया और ये खेत पे जाके छोड़ दिया। या फिर इधर है, एक खेत इधर है, एक खेत इधर है, या पूरा ही ये फील्ड है या कैचमेंट एरिया है, जिसमें कि अपन को दोस्तों क्या करना है, क्रॉप यील्ड करना है, तो क्रॉप का प्रोडक्शन करना है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अनकंट्रोलेबल वाटर होता है, सो समटाइम कॉल्ड द वाइल्ड इरीगेशन। ठीक है दोस्तों, और ये मेथड कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपन दोस्तों, तो यूज़ की अगर बात करें तो दोस्तों क्लोजली ग्रोइंग क्रॉप के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, क्लोजली ग्रोइंग क्रॉप के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड लैंड इज स्टीप होता है तो अपन वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद में आता है रोलिंग लैंड है, या फिर लैंड इज स्टीप है, या फिर रोलिंग लोड है, उसके लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। और या फिर टोपोग्राफी क्या है अपनी, इरेगुलर है, मतलब कि वही हो गया ना, रोलिंग लैंड है या फिर लैंड स्टीप है, तो अपना क्या है कि टोटली टोपोग्राफी क्या है, इरेगुलर है, तो उस जगह अपन इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो इसके यूज़ हो गए कि कहाँ कहाँ पे अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसका ये भी है कि अगर जहाँ पे चेक फ्लडिंग जो मैंने आपको डिस्कस किया था, चेक फ्लडिंग है, बेसिन फ्लडिंग है, जिसके जो टाइप ऑफ इरीगेशन थे, फ्यूरो इरीगेशन है, इनका जहाँ पे अपन यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अपन ने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था कि अगर मेरा चेक फ्लडिंग है, बेसिन फ्लडिंग है या फ्यूरो इरीगेशन है, जहाँ पे फिजिबल नहीं है, जिनका यूज़ अपन नहीं कर सकते हैं, उस जगह अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, फ्री फ्लडिंग इरीगेशन का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है वाटर फ्लडिंग।
वाटर फ्लडिंग है दूसरा मेथड है तो बॉर्डर फ्लडिंग। तो दोस्तों इसमें बॉर्डर फ्लडिंग में कुछ नहीं होता, अपन बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं और ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसको अपन को थोड़ा ध्यान से समझना है। तो इसमें दोस्तों वाटर फ्लडिंग में क्या करते हैं, जैसे कि ये वाली मेन डिच है जिसके थ्रू पानी आ रहा है और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे जो लीव्स होती है ये मैंने शो किया है दोस्तों, ये लीव्स है, ये लीव्स है, ये लीव्स है, या फिर बॉर्डर्स है, इनके थ्रू मैंने क्या किया, वहाँ पे अनकंट्रोलेबल था दोस्तों। अपन ने जो पिछले वाला मेथड पढ़ा था अभी फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग, इसमें क्या होता था, वाटर अनकंट्रोलेबल था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वाटर क्या है, कंट्रोल में है। और दोस्तों और उनको कंट्रोल में करने के लिए अपन ने क्या किया, लो लीव्स या बॉर्डर्स क्रिएट किए जिनका स्पेसिंग कितना रखते हैं दोस्तों, 10 to 20 मीटर रखते हैं। और जो लेंथ रखी जाती है वो जनरली 100 to 400 मीटर के बीच में रखी जाती है, लेकिन जैसा भी लैंड अवेलेबल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 मीटर से 400 मीटर के बीच में ही लैंड हो तो ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली इतना रखा जाता है। और दोस्तों जो गेट होते हैं, यहाँ पे जो गेट रखे गए हैं इसमें, तो वो क्या होते हैं, गेट ऑपरेटेड ओपनिंग होती है, गेट ऑपरेटेड ओपनिंग होती है, मतलब आउटलेट होते हैं वो गेट ऑपरेटेड ओपनिंग रखी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार के ये अपना सेकंड मेथड है। तो ये क्या है कि अगर मैं इसमें जो वाटर है इनमें वाटर सप्लाई किया, तो अगर जनरली अपन दोस्तों एक बात करते हैं, अगर मेरा क्या है कि सॉइल है वो कोर्स सॉइल है, तो दोस्तों उसमें अगर मैं इरिगेशन करूँगा तो कोर्स सॉइल का जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का वो कम होगा, जल्दी से फिल्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब कि इन्फिल्ट्रेशन ईजिली हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा फाइनर सॉइल है तो रिक्वायर द कोर्स सॉइल विद हाई इन्फिल्ट्रेशन, तो इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा उसका ज़्यादा होगा, रेट रिक्वायर द लार्जर डिच, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए लार्जर डिच का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा फाइनर सॉइल है तो उसके लिए क्या होगा, स्मॉलर डिच का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो जो डिचेज होती है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करें दोस्तों, अगर मेरा जैसे ये सॉइल है, ये सॉइल का अगर कोर्स सॉइल है और मैंने अगर उसके लिए जैसे कि 100 क्यूमिक्स का रिक्वायरमेंट्स है और मैंने 20 क्यूमिक्स वाटर सप्लाई कर दिया, तो अगर कोर्स सॉइल है तो इसके लिए कम पड़ जाएगा ना, इसलिए अपन को बड़ा डिचेज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे अपन बात करते हैं। तो जर आगे बात करते हैं दोस्तों, जो इधर जो पानी सप्लाई करते हैं अपन मेन डिच से क्यू, एंड इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे एफ है, एंड जो भी इन्फिल्ट्रेशन एफ हो रहा है वो टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड कर रहा है, तो दोस्तों अपन का डिस्चार्ज कितना सप्लाई किया जाए वो डिपेंड कर रहा है इन्फिल्ट्रेशन पे, और कितने टाइम तक दिया जाए। तो दोस्तों इनके बीच में एक अपन को रिलेशन फिक्स करना है, तो वो रिलेशन को फिक्स करने के लिए अपन आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने क्या किया, ये मेरी मेन डिश थी, इसके थ्रू मैंने वाटर सप्लाई किया और ये सप्लाई कर रहा हूँ, और ये क्या है, मेरा वाटर है, और मैंने एक स्टेप लिया जिसमें कि एक डीए एरिया कंसीडर किया, और डीए एरिया मतलब कि जो वाटर आ रहा है वो डीटी टाइम में, कितने टाइम में दोस्तों, डीटी टाइम में कितने एरिया को इरीगेट कर रहा है, डीए एरिया को इरीगेट कर रहा है, और टोटल इरीगेशन एरिया कितना है, ए एरिया है। तो एक क्या चीज़ है, एरिया ऑफ द लैंड स्ट्रिप टू बी इरीगेटेड, मतलब कि स्ट्रिप का वो एरिया जो लैंड स्ट्रिप का वो एरिया जो इरीगेट किया जा रहा है, एंड टी टाइम फॉर द इरीगेट एरिया ए, मतलब कि अपना जो इरीगेशन का एरिया ए है उसको पूरी तरह इरीगेट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायरमेंट है वो है टी। उसके बाद में डी एरिया कवर्ड विद द वाटर इन डी टी टाइम। तो दोस्तों डीटी टाइम में वो जो पानी आ रहा है आउटलेट से, जो डिस्चार्ज अपन उसमें एंटर कर रहा है, वो डीटी टाइम में कितने एरिया को कवर कर रहा है। नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर सप्लाइड, तो दोस्तों अगर मेरा टोटल वाटर सप्लाई हो रहा था क्यों, कितने टाइम के लिए, डीटी टाइम के लिए, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, क्यू मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू बाई मल्टीप्लाई बाई डी ए प्लस एफ मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई dt। तो बाई क्या चीज़ है दोस्तों, कितनी डेप्थ तक मेरा पानी जा रहा है उसके अंदर, कितनी डेप्थ, मतलब कि जो अपना एरिया है उसमें कितना डेप्थ कवर कर रहा है और कितने एरिया को कर रहा है, तो ये वॉल्यूम हो गया, प्लस इन्फिल्ट्रेशन कितना जा रहा है, मतलब पानी जा रहा है वो कितना, पानी का डेप्थ कितना है, पानी का डेप्थ कितना है, एंड जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो mm/हावर या cm/हावर, यानी कि पर हावर इसका यूनिट होता है, और ये एरिया है और ये टाइम है dt। तो इससे मैंने मल्टीप्लाई करके क्या कर लिया दोस्तों, टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे दोस्तों जो डेप्थ है मैंने माना कि यूनिफॉर्मली वाटर फ्लो कर रहा है, और यूनिफॉर्म डेप्थ के साथ में वाटर फ्लो कर रहा है, और उसका इन्फिल्ट्रेशन और डिस्चार्ज है वो क्या चीज़ है, कांस्टेंट है। तो दोस्तों इसके बाद में जो कांस्टेंट है तो इससे एक रिलेशन निकलता है
रिलेशन यहाँ से डी टी का एक रिलेशन निकला, डी टी इक्वल टू बाई मल्टीप्लाई बाई डी ए डिवाइडेड बाई क्यू माइनस के एफ मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है दोस्तों, तो आगे आगे चलते हैं दोस्तों। ये डी टी निकल के आया। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद में अपन डिस्चार्ज और टाइम और इनफिल्ट्रेशन के बीच में एक रिलेशन जनरेट करते हैं। रिलेशन जनरेट करने के बाद में दोस्तों यहाँ अपन इस रिजल्ट पे पहुँचे हैं कि ऑन इंटीग्रेशन एंड एलिमिनेट द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, क्योंकि इसमें एक डेफिनेट यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा कि उसको एलिमिनेट किया, उसका वैल्यू लगभग 0 ही आ जाएगा। तो टी इक्वल टू बाई अपॉन एफ लॉग ई मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन क्यू माइनस के एफ मल्टीप्लाई बाई ए। यहाँ पे दोस्तों क्यू क्या है, अपना आउट कितना मेन डिश से कितना डिस्चार्ज एंटर कर रहा है, बाई क्या चीज़ है, कितना डेप्थ ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है, एफ क्या चीज़ है, इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना है, एरिया क्या चीज़ है, टोटल एरिया ऑफ द अपना जो कितना एरिया है जिसको लैंड का स्ट्रिप का जिसको कवर किया जा रहा है वाटर के थ्रू। तो दोस्तों इस कितने तो अपने पास में टाइम निकल के आ गए कि कितने टाइम में अपना एरिया इरिगेट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अपन को ये क्या है कि यहाँ पे बेस ई है, अगर बेस 10 कन्वर्ट करना है तो अपन दोस्तों इसमें क्या करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों आगे अगर इसमें अगर एक और पॉइंट ऐड किया है, मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेट ए मैक्सिमम इक्वल टू क्यू अपॉन एफ। कभी कभी क्या होता है दोस्तों इसमें जैसे कि एसएससी जेई का मेंस है, उसके लिए भी क्या हो जाता है कि ये क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन बन जाता है तो उसमें तो 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 10 और 15 क्वेश्चन का नंबर बनेगा। तो इतना अपन ने डिस्कशन किया और तो अपन को क्या मिलेंगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये है कि मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेट, मैक्सिमम एरिया कितना कवर कर सकते हैं, क्यू डिवाइडेड बाई द ए मैक्सिमम इक्वल टू क्यू अपॉन एफ, एरिया डिस्चार्ज कितना आ रहा है डिवाइडेड बाई द इनफिल्ट्रेशन रेट। आफ्टर दिस मतलब अगर इतना मेरा एक मैक्सिमम एरिया कवर कर लिया, आफ्टर दिस द डीप पर्कुलेशन स्टार्ट एंड सरफेस फ्लो स्टॉप। मतलब कि मेरा एरिया जैसे कि मैंने वाटर ये मेरा एरिया है, इसमें मैंने वाटर एंटर किया, इससे मेरा एरिया मेरे को पता है कि इतना एरिया है, लेकिन मेरा एरिया ज़्यादा आ गया, इसका मतलब मेरा उसमें पानी क्या है, ज़्यादा जा रहा है। और तो वो ज़्यादा जो पानी जाएगा वो क्या करेगा दोस्तों, इन्फिल्ट्रेशन करने लग जाएगा, उसके सरफेस फ्लो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इरीगेशन तो हो ही चुका है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, वो स्टॉप हो जाता है कि स्टॉप हो जाएगा और इन्फिल्ट्रेशन पर्कुलेशन होता है, डीप पर्कुलेशन होने लग जाएगा, और वो टोटली क्या होता है दोस्तों, वेस्टेज ऑफ द वाटर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है अपना चेक फ्लडिंग। थर्ड मेथड के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। थर्ड मेथड में क्या है, चेक फ्लडिंग है। चेक फ्लडिंग में क्या करते हैं दोस्तों, ये जैसे कि अपनी मेन डिच है, मेन डिच से अपन ने क्या किया, लीव ये ऐसे ऐसे करके लीव बनाया, लीव या फिर जैसे कि अपन के प्रीवियस मेथड में देखे थे अपन के बॉर्डर या लीव के करके, तो बॉर्डर या लीव बनाया। उसके बाद में क्या किया दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, उस मेथड में अपन ने देखा था कि यहाँ पे क्या किया, एक और लीव जनरेट नहीं किया। जैसे कि यहाँ पे जो ये वाला लीव बनाया है, ये बॉर्डर्स बनाए, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, इधर कोई भी बॉर्डर अपन नहीं दिए। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि इधर भी लीव्स और बॉर्डर बना देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं पूरे एरिया को। जैसे कि मेरे पास में ये एरिया है ये एरिया है, इधर भी मेन डिच है, इधर भी मेन डिच है। तो मैंने क्या किया, मिड में लीव या बॉर्डर दे दिया और उसके बाद में इसको स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया, इधर भी मैंने स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों ऐसे अपना वाटर सप्लाई करते हैं, ऐसे करके नंबर ऑफ लीव्स और वो वाटर के थ्रू इसको डिवाइड कर देते हैं। और इधर ये सारा जो लीव्स बनाते हैं अपन वो अलोंग द कंटूर बनाते हैं और ये एक इधर भी लीव्स बनाते हैं, ये लीव्स बनाते हैं। इसको इस लीव का नाम क्या देते हैं, कनेक्टिंग लीव करके, लीव LEVE लीव देते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में क्या है कि दोस्तों चेक फ्लडिंग है। चेक दिस मेथड इज सिमिलर टू द ऑर्डिनरी फ्लडिंग। ये ऑर्डिनरी जो फ्लडिंग है उससे सिमिलर है, एक्सेप्ट वाटर इज कंट्रोल इन द चेक एरिया। तो दोस्तों अपन ने क्या किया, कनेक्टिंग लीव्स देने से क्या कर दिया, इसको कंट्रोल कर दिया। तो ये क्या है कि ऑर्डिनरी की तरह ही है, लेकिन ऑर्डिनरी के बाद में अपन ने क्या किया, वाटर या लीव्स दिया, वाटर और लीव देने के बाद में एक और कनेक्टिंग लीव्स दे दिया। कनेक्टिंग लीव दिया तो उससे क्या हो गया कि वाटर का क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। लीव्स आर कनेक्टिंग विद क्रॉस लीव्स एंड लीव्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड अलोंग द कंट्रोल। तो दोस्तों ये कनेक्टिंग ली है, ये लीव्स जो क्रिएट किए मैंने, लीव्स क्रिएट कर दिया। इसमें क्या किया कि ऑर्डिनरी में तो कोई लीव्स या बॉर्डर नहीं दिया, लेकिन इसमें क्या किया, लीव्स और बॉर्डर दे दिया और उसको भी कनेक्ट कर दिया किससे के साथ में, कनेक्टिंग लीव के साथ में। ठीक है दोस्तों,
होल्डिंग ऑफ द वाटर इन चेक डिपेंड ऑन द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो दोस्तों जो भी अपना पानी उसमें सप्लाई कर रहे हैं उसमें कितना होल्डिंग होगा वो डिपेंड करता है अपॉन द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। अगर मेरा परमेबिलिटी ज़्यादा है सॉइल तो उसमें जो पानी का ठहराव होगा, होल्ड होगा, वो क्या होगा, कम होगा। ड्यूरिंग द हाई रेनफॉल स्ट्रीम डिस्चार्ज कैन बी डाइवर्टेड। तो दोस्तों जैसे कि मेरा क्या है कि हैवी रेन हो गया या फिर फ्लडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन का जो भी मेन चैनल है या कैनाल है उसको क्या करते हैं अपन डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे कि मेरा रिवर है उसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर क्या करेंगे, इसको थ्रू डाइवर्ट कर देते हैं, एक चैनल के थ्रू इधर क्या कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं जिससे कि फ्लड कंट्रोल हो सके। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि कनेक्टिंग लीव्स होता है, लीव्स होती है, वो क्या करती है, जैसे कि ये मेरी लीव्स है और ये कनेक्टिंग लीव्स है, तो कनेक्टिंग लीव्स ये मेरी मेन है, इधर से पानी आएगा और इसमें जा करके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा और वो दूसरे एरिया को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो दोस्तों ये फ्लड कंट्रोल के लिए भी यूज़फुल होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं कि इसका यूज़फुल कहाँ पे है। यूज़फुल सूटेबल टू द मोर एंड लेस परमेबल सॉइल के लिए। तो दोस्तों ये लेस और मोर परमेबल सॉइल है उनके लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों बेसिन फ्लडिंग। तो बेसिन फ्लडिंग दोस्तों जनरली ऑर्चर्ड ट्री वगैरह, ऑर्चर्ड ट्री होती है उनके लिए अपन जनरली यूज़ करते हैं। इसमें दोस्तों पानी को वेस्टेज होने से बचाते हैं कि पानी का मैक्सिमम यूज़ आ सके। क्योंकि जैसे देखिए अपन देखिए दोस्तों, जैसे कि नींबू की खेती करनी है या फिर आम की खेती करनी है, तो मैंगो की खेती करनी है या फिर लेमन है या फिर ऑरेंज है, तो इनका प्लांट्स क्या होता है, जैसे दोस्तों ये मेरा फील्ड है, इस फील्ड में एक प्लांट यहाँ लगा दिया, एक प्लांट यहाँ लगा दिया, एक प्लांट यहाँ लगा दिया। तो दोस्तों अब इतने सारे में अगर मेरा ये मेन डिच है और मेन डिच के थ्रू अगर मेरा पानी, मेन डिच के थ्रू पानी ऐसे आएगा तो कितना पानी वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें मैं क्या करूँगा, एक सब्सिडरी डिच बना करके और इनके थ्रू क्या करूँगा, जो भी मेरा सब्सिडी डिचेज होती है उनके थ्रू मैं क्या करूँगा, अपने प्लांट तक या ट्रीज तक पानी सप्लाई कर दूंगा या इरिगेशन सप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों इसमें क्या है, सिमिलर टू द चेक फ्लडिंग सूटेबल टू द ऑर्चर्ड ट्री, नंबर ऑफ द ट्री इन चेक मे बी 1 और मोर एंड इरिगेशन डन लाइक एज द चेक फ्लडिंग। तो दोस्तों इसमें चेक फ्लडिंग की सेम ही है, लेकिन ये ऑर्चर्ड ट्री वगैरह है उनके लिए यूज़ करते हैं। और इसमें जो नंबर सब, जैसे कि यहाँ पे ये मेन डिच था, इसके थ्रू ये सब्सिडी डिच को क्रिएट किया और यहाँ पे क्या किया, एक प्लांट लगा दिया, ट्री लगा दिया, तो ये सब्सिडी डिच हो गया, ये मेन डिच हो गया जो सप्लाई कर रहा है वाटर का, और यहाँ पे ट्री है जो नंबर ऑफ इनका 1 या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, द सप्लाई ऑफ द वाटर कैन बी थ्रू द डिचेज, साइफोन और थ्रू द वेंकोल। ठीक है दोस्तों, तो इनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इसमें पानी सप्लाई कर सकते हैं जिससे कि दोस्तों अपन वेस्टेज नहीं हो। अगर मैं इसमें पूरे एरिया में देखूँ कि पूरे एरिया का अगर डिस्कस करता कि पूरे एरिया में अगर पानी सप्लाई करना है, तो दोस्तों देखो इतना एरिया होता है और यहाँ से एक मेन सप्लाई होता है, इस पूरे एरिया में कितना पानी वेस्ट हो जाता है, जिसमें एक सब्सिडी मेन डिच को इधर से पास किया और सब्सिडी डिच के थ्रू अपन क्या किया, ट्रीज तक पानी पहुँचा दिया, जिसको अपन क्या नाम दिए दोस्तों, बेसिन फ्लडिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये अपना आज का पहला ट्यूटोरियल था जिसको मैं अपन ने स्टार्ट किया है, और ये अपना यूट्यूब का चैनल का लोगो है, सिविल इंजीनियर उमेद सिविलियन कॉन्सेप्ट करके। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ में इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए, टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उमेद को लाइक करिए। और दोस्तों इसमें मेन बात यह है कि आने वाले टाइम में जो भी, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो वैकेंसी आ रही है JEE एंड JSO की, तो उनके लिए भी अपन को प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए मैं फुल डिज़ाइन कर रहा हूँ कि एनवायरनमेंट का जो भी नोट्स है उनको आपको अवेलेबल करवा दूँ, अवेलेबल करवा करके और अच्छे से आपका स्टडी हो सके और इस कोविड में आपका जॉब लग सके। गवर्नमेंट जॉब गेन करना इस टाइम पे बहुत टफ हो गया है, क्योंकि ऑल द गवर्नमेंट सेक्टर्स गोइंग थ्रू द प्राइवेटाइजेशन एंड सो दोस्तों ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू रहिए। और पेपर अभी कैंसिल हो गया है डिग्री वालों के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि डिप्लोमा वालों के लिए भी ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि पेपर आउट हुआ है
इतना तो कन्फर्म है कि दोस्तों पेपर आउट हुआ है। दोस्तों काफ़ी लोगों ने 20 to 25 लैक्स में भी पेपर परचेज किया है। तो दोस्तों ये क्या मार्केटिंग चल रहा है या गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम चल रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपसे मैं बोलता हूँ कि पेशेंस रखिए और ऑल द बेस्ट। एंड अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। एंड दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और विदा लेता हूँ आपसे आज के लिए और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा शीघ्र ही। थैंक यू दोस्तों।